नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स के साथ। शुरुआत में एक वीडियो से कर रहा हूं। गजा के अंदर इजराइल का एक सैनिक मारा गया है और ये जो वीडियो है ये उसकी वाइफ का है। उसकी वाइफ कह क्या रही है कि मेरा हस्बैंड जब रोज लौट के आता था तो बताता था कि गजा में इतने घर गिरा दिए, गजा में इतने बच्चों को मार दिए और उसका मिशन अधूरा रह गया। अपने हस्बैंड की मौत पर रोना किसी भी औरत के लिए बिल्कुल सहज है। कोई औरत नहीं चाहती कि उसका मर्द मारा जाए, लेकिन उस मर्द को याद करते हुए ये याद करना कि गजा के बच्चों और गजा के घरों और गजा की औरतों के खिलाफ वो जंग लड़ रहा था, रोज आकर बताता था उसने कितने घर गिरा दिए, ये याद करना और इसको तारीफ की तरह इस्तेमाल करना बताता है कि पूरी इजरायली सोसाइटी कितनी सड़ गई है। उसके मन में इंसानियत जरा सी नहीं रह गई है। अपने हस्बैंड के मरने पर रोने के लिए भी उसको गजा के बच्चों और गजा के घरों का सहारा चाहिए। खबरें बहुत सारी हैं, लेबनान के मुतल्लिक बहुत सी खबरें हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खबर ईरान के मुतल्लिक। बीच में अमेरिका के कुछ अखबारों और दुनिया के बाकी अखबारों ने यह खबर फैलाई कि रशिया जो है वो इजराइल के साथ आ गया है और रशिया ने कहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो कर देना चाहिए और अगर वो नहीं मानता है तो उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल पत्रकार बनते हैं उन्होंने इसको शेयर भी किया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब अमेरिका के साथ पुतिन की दुश्मनी बिल्कुल साफ सामने आ रही है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार फिर से भेजने की बात कर रहा है, इस तरह का बेवकूफाना बयान पुतिन देंगे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और संयोग से मैं सही साबित हुआ। रूस ने बिल्कुल सीधे सीधे इस खबर को झूठा ठहरा दिया कि यह खबर झूठ है, यह खबर प्रोपेगेंडा है। हम ईरान में जो पीसफुल उनका एटॉमिक प्रोग्राम है उसका समर्थन करते हैं और हमने यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो करने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में गोदी मीडिया भरी पड़ी है। खबरों पर, हर खबर पर भरोसा ना करें। अभी जो खबरें आ रही हैं लगातार वो बेहद खतरनाक हैं और ऐसा लगता है कि अब निगाहें लेबनान के ऊपर ठहर गई हैं इजराइल की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अजरबैजान, इजराइल और साथ में सीरिया, इनका एक ट्रायंगल बन रहा है। तुर्की इसमें पीछे से है, डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल बन रहा है, ये समझौता हो रहा है और इन तीनों की निगाहें हैं लेबनान के ऊपर। अभी जोलानी गया हुआ था अजरबैजान, बाकू में वहां के राष्ट्रपति के साथ उसकी ढेर सारी तस्वीरें आई और खबर यह है कि इजराइल के भी ऑफिसर्स, इजराइल के भी कुछ लोग वहां पहुंचे थे और वहां बैठकर लंबी प्लानिंग हुई है। यह प्लानिंग ऐसे भी समझ में आती है कि टॉम बराक जो यूएस का एनवाय है वो आया हुआ था लेबनान में और लेबनान में उसने सीधे सीधे धमकी दी लेबनान को। सीधे सीधे उसने कहा कि या तो हिजबुल्लाह रास्ते पर आ जाए, हमारी बात सुनना शुरू कर दे, और या फिर लेबनान के ऊपर सीरिया कब्जा कर लेगा। लेबनान इसके लिए तैयार रहे। आप सोचिए, खुद मुख्तार मुल्क को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि या तो हमारे रास्ते पर चलो और या फिर तुम्हारे ऊपर सीरिया का कब्जा हो जाएगा। वो सीरिया जहां पर अल जुलानी गद्दी पे बैठा हुआ है, वो सीरिया जहां पर इजराइल और टर्की की पाली पोसी हुई सरकार है, वो सीरिया जहां पर एक एक्स आतंकवादी बैठा हुआ है, एचटीएस का आतंकवादी बैठा हुआ है, जिसके सर पर कल तक 10 मिलियन का इनाम था। अब वो सीरिया अमेरिका और इजराइल का हथियार हो गया। कहा यह जा रहा है कि सीरिया के अंदर आईएसआईएस के ढेर सारे आतंकवादी इकट्ठा हुए हैं और पूरी प्लानिंग चल रही है लेबनान के ऊपर कब्जे की। लेबनान के अंदर 10 लोग पकड़े गए हैं, लेबनान की आर्मी ने पकड़ा है। इनमें से कुछ लेबनीज हैं, कुछ जॉर्डन के हैं और कुछ सीरिया के हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे आईएसआईएस के आतंकवादी हैं। बहुत डिटेल्स निकल के नहीं आ रही, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इनके पोजीशन में, इनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिनसे साफ लग रहा है कि ये किसी बड़ी योजना के हिस्सा हैं। यानी सीधी सी बात है कि अजरबैजान उधर से मदद करेगा, सीरिया से अटैक होगा, इधर से इजराइल मदद करेगा और टर्की तो मदद करेगा ही। और इनकी प्लानिंग है लेबनान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेने की। शर्त क्या रखी गई है? शर्त रखी गई है कि हिजबुल्लाह सारे हथियार छोड़ दे। अगर हिजबुल्लाह ने सारे हथियार छोड़ दिया तो आप समझिए लेबनान पर ऐसे ही कब्जा है। लेबनान की आर्मी के बारे में मैं बता चुका हूं कि उसकी तो सैलरी भी अमेरिका से आती है, तो वो तो अमेरिका के कहे के अलावा कुछ नहीं करेगी। वहां के राष्ट्रपति ने जरूर कहा है कि इजराइल के साथ हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम पीस चाहते हैं, ये वो। लेकिन चाहे वहां की सरकार हो या फिर वहां
कि आर्मी हो, ये अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये इन सब का मिला जुला खेल है। रेजिस्टेंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इन्हें पता है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना बेहद जरूरी है। 12 रोजा जो ईरान से जंग हुई है उसमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वो एक गुस्सा है, वो एक चिढ़ है और साथ में एक और बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल अखबारों में तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इजराइल के अखबारों में आज यह खबर है कि नेतन्याहू के खिलाफ फिर से ट्रायल शुरू हो गया है। पिछली बार जब यह मुकदमा चल रहा था, नेतन्याहू बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा था और ईरान पर जंग करने के बाद ईरान के ऊपर जब उसने हमला किया तो अपने आप यह मुकदमा रुक गया। अब इस मुकदमे को रुकने के लिए, अपनी सरकार को गिरने से बचाने के लिए, उसके लिए जरूरी है कि एक और जंग हो और हिजबुल्लाह और लेबनान उसके लिए सबसे बड़े मौके की तरह दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग पूरी यह है कि इधर से सीरिया हमला करेगा और फिर साउथ लेबनान में हमला करेगा इजराइल, जहां पर लगातार वो बमबारी कर रहा है। अभी कल भी उसने साउथ लेबनान में बमबारी की है। ये पूरी प्लानिंग है। बताया जा रहा है कि जब नेतन्याहू गया था अमेरिका, तो अमेरिका के अधिकारियों से उसने पूरा मिडिल ईस्ट का मैप खोला और ये वाला मुल्क यहां मिल जाए, इसका टुकड़ा हमें मिल जाए, इसका हिस्सा हमें मिल जाए, इसका पूरा एक नया बनाया और उसी के हिसाब से यहां पर काम कर रहा है। और सिर्फ नेतन्याहू नहीं फंसा है, फंसे तो ट्रंप भी बहुत बुरी तरह से हैं। जब ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे तो बहुत चीख चीख के कहते थे कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनको बिल्कुल खुलेआम हो जाना चाहिए, सब लोग एप्स्टीन फाइल देख सकें ताकि जान सकें कि एप्स्टीन जो बंदा था जिसके पास एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर अमेरिका के कौन कौन से हुक्मरान, अमेरिका के कौन कौन से बिजनेसमैन जाते थे और वहां छोटे छोटे बच्चों के साथ वो हरकतें करते थे जो कोई इंसान नहीं कर सकता। तो एप्स्टीन को लेकर एक गुस्सा था और उस गुस्से का फायदा उठाया चुनाव के समय ट्रंप ने, जब बार बार यह कहा कि हम एप्स्टीन की फाइल को ओपन कर देंगे। अब सत्ता में आने के बाद खबरें यह आ रही हैं कि एप्स्टीन फाइल को इसलिए ओपन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें खुद ट्रंप का नाम है। और ट्रंप जो कल तक कह रहा था कि एप्स्टीन की फाइल का खुलना जरूरी है, वो कह रहा है एप्स्टीन के बारे में बात करना बंद कर दो। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उसके ऊपर मस्क ने भी हमला किया था। मस्क चुनाव के समय तो ट्रंप के साथ था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में काफी मनमुटाव सामने आया। हालांकि ऑनलाइन सब मामला सुलझा हुआ लगा, लेकिन मामला सुलझा नहीं है। जो ही एप्स्टीन फाइल का मामला दोबारा आया, मस्क ने हमला किया और कहा कि यह सब बकवास बंद कीजिए और एप्स्टीन फाइल को खोलकर सामने रखिए। टकर कार्लसन करके एक पत्रकार हैं जो मागा के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट था उसके बड़े समर्थक थे और इसलिए ट्रंप के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने एक भाषण दिया जिसकी क्लिप वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर। उसमें एकदम साफ साफ कहा कि एप्स्टीन जो है वो इजराइल की सरकार के लिए काम करता था। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, इस पर पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं। एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक आइलैंड था और अपनी जहाजें थी उसके पास। उन जहाजों में अमेरिका से रईसों को, जिसमें हुक्मरान भी शामिल होते थे, लीडर्स और साथ में बिजनेसमैन बड़े बड़े और जितने अमेरिका के पावरफुल लोग हैं वो शामिल होते थे, उनको वो वहां पर ले जाता था और वहां पर फुल ऑन जो है अय्याशी चलती थी। कुछ लड़कियां जो बच गईं, उन लड़कियों ने बाकायदा केस किया और कहा कि हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें हुई और साथ में कुछ और छोटी लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम थी वो भी वहां पर थीं और कुछ क्लाइंट्स के नाम बताए। उसके बाद अमेरिका में तहलका मच गया, केस चला, एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तारी में ही कहा जाता है कि उसने अपनी जान दे दी। आत्महत्या उसने गिरफ्तारी के अंदर कर ली। उसकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई, वो कहानी में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि या तो एप्स्टीन जिंदा है, वो मरा ही नहीं, जेल से उसको निकाल कर किसी सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया गया, और या फिर उन लोगों ने एप्स्टीन को मरवा दिया जिनको यह खतरा था कि इसने अगर मुंह खोल दिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब एप्स्टीन के लिस्ट में, क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से लोग थे जो जाते थे यहां से, वो लिस्ट CIA के पास है और उसको ओपन करने की बात थी। अब ट्रंप ओपन नहीं कर रहा है। यह सिर्फ अय्याशी का मामला नहीं था। कहा यह जा रहा है कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम करता था, वो इन लोगों को ले जाता था, अय्याशी करवाता था, उसके वीडियोस बना लेता था और उसके बाद ब्लैकमेल करता था कि तुमको इजराइल के फेवर में बात करनी पड़ेगी, और ये लोग इजराइल के फेवर में बात करते थे। अमेरिका के जो मैक्सिमम नेता इजराइल के फेवर में बात करते हैं, जो आईपैक से पैसा लेते हैं, वो तो है ही। कहा यह जाता है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल उनको ब्लैकमेल करता है। ईरान ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिका बिल्कुल इजराइल की भाषा बोल रहा है।
तो यह सवाल तो उठना ही है कि क्या ट्रंप भी उन टेप्स में थे? क्या ट्रंप के टेप्स जो हैं वो इजराइल के पास हैं, नेतन्याहू के पास हैं, जिसकी वजह से वो ट्रंप को आराम से ब्लैकमेल कर रहा है और जो चाह रहा है वो करवा रहा है? अमेरिका में यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। तो अगर लेबनान में जंग होगी तभी अखबारों से यह मुद्दा गायब होगा और दूसरे बयानात सामने आएंगे। अदरवाइज एप्स्टीन का मुद्दा धीरे धीरे अमेरिका में बड़ा होता जा रहा है। न केवल इसको एलन मस्क उठा रहा है बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग उठा रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि एप्स्टीन का मुद्दा ट्रंप के गले की हड्डी ही नहीं बन सकता बल्कि ट्रंप की कुर्सी भी छीन सकता है। इसीलिए ट्रंप खुद घबराए हुए हैं। ट्रूथ सोशल जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके समर्थक होते हैं, वहां पर भी वो एप्स्टीन को सामने रख के कुछ लिख रहे हैं तो लगातार गालियां पड़ रही हैं। लोग आकर एप्स्टीन पर सवाल उठा रहे हैं और ट्रंप का पूरा कैरियर दांव पे लगा हुआ है। अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का जो ये दांव पे कैरियर लगा है, क्या इसको बचाने के लिए लेबनान के ऊपर भी एक जंग थोपी जाएगी? और अगर लेबनान में जंग होती है तो बहुत सीधी सी बात है कि वहां मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह जितनी भी उसके ताकत बची है उसके साथ आएगा, क्योंकि अगर ये जंग ये लोग जीत गए तो हिजबुल्लाह के लिए आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर यह होता है तो आप यकीन जानिए कि सीरिया के अंदर भी बहुत खून गिरेगा। वैसे भी अगर आपको लगता है कि जोलानी के आने के बाद सीरिया में शांति हो गई है तो यह अपने आप में एक गलत समझ है। अभी हाल की बात बताऊं, स्वेदा नाम की एक जगह है जहां द्रूजों में और जो बेडविन अरब्स हैं उनके बीच में भयंकर झड़प हुई जिसमें 30 लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए। ये 2-3 दिन तक चली। उसके बाद जाके वहां के जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके सहारे किसी तरह से ये जंग रुकवाई गई है। लेकिन ये साफ बताता है कि सोसाइटी में जिस तरह से बंटवारा किया गया है, अलवाइटों का तो लगातार आप कह सकते हैं जेनोसाइड जैसा चल रहा है। ईसाइयों को मारा गया, शियाओं की मस्जिद में विस्फोट हुआ। तो सीरिया के अंदर तो लगातार तमाशा चल ही रहा है। सीरिया कितने दिन तक एक मुल्क के रूप में रहेगा कोई नहीं जानता। और अगर लेबनान से झगड़ा चलता है तो आप समझिए कि नॉर्दर्न इजराइल में भी बवाल मचेगा, सीरिया के अंदर भी बवाल मचेगा। और ऐसा नहीं है कि यह लड़ाई 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस के वजूद पे खतरा लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। और जिस जंग को हम टालना समझ रहे थे कि चलो ईरान के साथ फिलहाल समझौता हो गया, वो जंग एक बार दोबारा से शुरू हो सकती है जिसमें खाड़ी के कई कई मुल्क शामिल हो सकते हैं। तो अपनी कमजोरियों और आप कह सकते हैं नेतन्याहू की गुलामी के लिए, नेतन्याहू की गुलामी पर मुहर लगाने के लिए अगर लेबनान में जंग शुरू होती है तो ये वहां के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। जाहिर तौर पर रेजिस्टेंस के लिए भी एक बुरी खबर होगी, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह को टेम कर लिया जाता है, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाता है तो ईरान, जाहिर तौर पर ईरानी जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। उधर अगर गजा की बात करें तो गजा के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। बीच में खबर यह आई कि इजराइल किसी भी हालत में, वो जो उसने एक पूरा गजा के बीचों बीच एक कॉरिडोर बनाया हुआ है, वहां से अपनी आर्मी हटाने को तैयार नहीं है। और हमास जो है वहां से आर्मी हटे बिना समझौता करने को तैयार नहीं है। तो समझौता जहां था वहीं अटक गया है। फिर यह खबर आई कि अमेरिका कह रहा है ठीक है बाकी मुद्दे सुलझा लो, उसको लेकर लास्ट में बात करेंगे। अब यह खबर आ रही है कि विटकाफ साहब जो पूरे मिडिल ईस्ट के एनवाय हैं अमेरिका के, वो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो होने वाला है उसकी साइडलाइंस पे कतर के लोगों के साथ बात करेंगे जो उस बातचीत में शामिल हैं। और इसके बाद खबर आती है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि हफ्ते भर के अंदर गजा के अंदर सीज फायर की उम्मीद करो। 3 दिन कह रहे थे, अब हफ्ता भर हो गया। मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा है तब से 15-20 दिन और बीत जाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इजराइल में जहां यह खबर छपी है उसी के नीचे यह भी लिखा है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू किसी भी तरह इस समझौते को रोकना चाहता है। स्मोट्रिच जो उसका मंत्री है और जिसकी पार्टी नेतन्याहू को सपोर्ट करती है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी तरह से समझौता हो। और उसने धमकी दी है कि अगर समझौता होगा तो मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू फिर एक बार इस समझौते को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रंप और विटकाफ कितने सीरियस हैं समझौते को लेकर, सीज फायर को लेके, ये तो 3-4 दिन 5 दिन बाद ही समझ में आएगा कि समझौता किस रास्ते पर जा रहा है। बाकी जो गजा में चल रहा है वो चल ही रहा है। एक अजीब सी खबर है, इंटरेस्टिंग कहना चाहे इंटरेस्टिंग कह लें। इस खबर में आईडीएफ ने, जो इजराइल की आर्मी है, उसने माना कि हमसे टेक्निकल एरर हो गई। किस बात में? लोग पानी लेने के लिए कतार बनाकर खड़े थे, पानी ले रहे थे और अचानक एक रॉकेट आता है, गिरता है और 10 लोग मारे जाते हैं।
और अब आईडीएफ कह रहा है ये उसका टेक्निकल एरर था, गलती से लोग मारे गए। कितने टेक्निकल एरर भाई, 800 लोग मारे जा चुके हैं, 800-900 लोग मारे जा चुके हैं केवल इमदाद इकट्ठा करते हुए। जाने कितने अस्पताल बर्बाद हो गए हैं, जाने कितनी मसाजिद बर्बाद हो गई हैं, जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। किसको किसको टेक्निकल एरर कहोगे? इससे तो अच्छा है दुनिया के सामने साफ साफ कहो कि हां, हम औरतों और बच्चों को मारना चाहते हैं। जब नंगे हो ही गए हो, सारी दुनिया सच जानती ही है, तो ये टेक्निकल एरर वगैरह की बात करके बेवकूफ बनाने से अच्छा है कि सीधे कहो कि पानी पीने जाएंगे तो मार डालेंगे, खाना खाने जाएंगे तो मार डालेंगे, इलाज कराने जाएंगे तो मार डालेंगे। हमारी दुश्मनी सिर्फ हमास से नहीं, एक एक फलस्तीनी से है, हम सबको मार देंगे। ये बात साफ साफ कहो। अब ये पर्दा रहा कहां? ये पर्दा शुरू में हो सकता था, अब ये पर्दा रहा कहां? तुम्हारी सारी जालिमाना हरकतें जो हैं वो पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी हैं। हर आदमी दुनिया का जो हक के साथ खड़ा होता है वो उन वीडियोस को देख के समझ सकता है कि ये कोई एरर नहीं है, जानबूझकर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और तुम्हारे पास इलाज क्या है इसका? कंसंट्रेशन कैंप बनवाने की बात हो रही है जिसमें 6 लाख फलस्तीनी रहेंगे, यानी एक दरवाजा वॉल जो है सिटी जैसा बना दोगे जिसमें 6 लाख लोग रहेंगे और जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल इजराइल का रहेगा। जो लोग उसमें रहने से इंकार करेंगे उनको आतंकवादी बनाकर मार डालोगे। और इसको कंसंट्रेशन कैंप, आप जानते हैं कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता था, जो हिटलर ने बनवाया था यहूदियों के लिए। और इजराइल के ही जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ओलेमाट, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन कैंप है और ये भी क्या एक दिन में बन जाएगा? इसको बनने में बरसों लगेंगे, बिलियंस खर्च होंगे। यानी ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा कोई नहीं जानता है। तुम्हारा इकलौता इरादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों को मारना है, जो अब सारी दुनिया के सामने बिल्कुल सामने आ गया है। तो अभी की ये अपडेट्स हैं। मिडिल ईस्ट में अभी भी सारा तनाव बना हुआ है। गजा के अंदर समझौता कब होगा, कैसे होगा, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। और लेबनान को घेरा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लेबनान पर कब्जे के लिए सीरिया से आईएसआईएस के आतंकवादी घुसें। अगर ये होता है तो फिर एक नई जंग शुरू होगी और एक बड़ी जंग शुरू होगी। जब जब जो जैसे जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, हमारी ताकत बनिए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी ये मेंबरशिप हमें बड़ी ताकत देती है। बाकी भी बहुत सारे तरीके हैं आपके हमारे साथ खड़े होने के, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।